कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के 17 जिलों में होगी कीट मुक्त सब्जी उत्पादन इकाइयों की स्थापना। बीड़ों के जामटोली में हुआ किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। सब्जी में लाल मकड़ी कीट की रोकथाम के लिए करें ओमाइट दवा का उपयोग। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में वित्तीय वर्ष 2014-15 में MIDH योजना के तहत कीट मुक्त सब्जी उत्पादन इकाइयों की स्थापना की जाएगी। प्रति इकाई की परियोजना लागत 9 लाख रुपए है, जिसमें लाभुक को 50% अनुदान मिलेगा और शेष 50% उसे स्वयं वहन करना होगा। यह योजना झारखंड के सभी 17 NHM जिलों में लागू होगी। इच्छुक आवेदक 30 जून 2014 से पहले स्टेट मिशन डायरेक्टर, राज्य बागवानी मिशन, कृषि भवन परिसर, कांके रोड, रांची में आवेदन कर सकते हैं। पिछले दिनों बेड़ो प्रखंड के जामटोली गांव में किसानों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में श्रीविधि से धान की खेती की जानकारी दी गई। साथ ही कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को बीज का चयन, बीजोपचार, खेत की तैयारी, बिचड़ा उगाने और रोपने की विधि तथा वीडर मशीन चलाने की जानकारी दी। मौके पर गांव के कृषक समूह ने कृषि समस्याओं से संबंधित प्रश्न भी पूछे और विशेषज्ञों ने उसका समाधान भी किया। किसान भाई, अगर आप लत्तेदार या अन्य सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं तो लाल मकड़ी कीट के प्रति सावधान रहें। इस कीट के नियंत्रण के लिए डाइकोफॉल या ओमाइट दवा से बने घोल का फसल पर छिड़काव करें। सब्जी फसलों में लगने वाले लाल मकड़ी माइट सूक्ष्म आकार और लाल रंग के अष्टपदी कीट होते हैं। ये फसल की पत्तियों, कोमल डंठलों और पुष्प कलियों पर बड़ी संख्या में जमा हो जाते हैं। अभी के मौसम में इनका आक्रमण अधिक होता है। ये पौधों के कोमल भागों का रस चूस जाते हैं, जिससे उपज में भारी कमी आ जाती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। बाइट डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद। किसान भाइयों, चूँकि आजकल लत्तर वाली सब्जियों में या कोई भी फसल में जो सब्जियों का है, उसमें लाल मकड़ी माइट का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है और किसान भाई समझ नहीं पाते हैं। ये पत्तियां के निचले सतह में रहती जल जाती है। तो इसके नियंत्रण करने के लिए खास तरह का दवा आती है और दवा जिसका नाम है डाइकोफॉल या बाज़ार में एक केल्थेन के नाम से भी मिलता है, लेकिन हम लोग रासायनिक नाम लेते हैं डाइकोफॉल या एमाइट। इसकी मात्रा है 1 लीटर पानी में 2 से 2.5 मिलीलीटर का घोल बना करके अगर आप छिड़काव करते हैं तो ये लाल मकड़ी माइट को नियंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद। जो किसान बरसात में खीरा की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए अभी का समय बुआई के लिए सबसे उपयुक्त है। राज्य के किसान खीरा की खेती से अच्छी कमाई कर सकते हैं, बशर्ते अच्छी उपज देने वाली किस्में लगाई जाए। उन्नत किस्मों के चयन के संबंध में कृषि विशेषज्ञ बताते हैं। किसान भाइयों, अगर बरसात में आप खीरा की खेती करने जा रहे हैं तो बरसात के लिए जो है सिंजेंटा कंपनी का एक टेस्टी संकर किस्म है या मालिनी है सेमनिस कंपनी का, जिसको कि आप लगाएंगे तो बरसात के दिनों में अच्छा उत्पादन देता है, साथ साथ उसमें जो है रोग का प्रकोप कम होता है। राज्य के किसान कृषि उपकरण पैडी ड्रम सीडर की सहायता से कादो किए गए खेत में अंकुरित धान के बीज की सीधी बुआई कर सकते हैं। इसमें एक बार में 40 किलो बीज डाला जा सकता है। यह एक दिन में 2.5 एकड़ खेत में धान की बुआई करने की क्षमता रखता है। पैडी ड्रम सीडर झारखंड जैसे राज्यों के लिए काफ़ी उपयोगी है। अब हमसे मुखातिब होंगे एक ऐसे किसान जिन्होंने खेती को न सिर्फ जीवन यापन का साधन बनाया, बल्कि खेती के बूते ही मानक जीवन स्तर को भी पाया है। आज हमारे साथ जो सफल किसान जुड़े हैं, इन्होंने जब खेती करने का मन बना लिया तो अपना सारा समय खेती को ही सौंप दिया। खेती की बेहतरी के लिए दिया गया एक एक क्षण आज इन्हें बेहतर पैदावार के रूप में हासिल हो रहा है।
उपज अच्छी हुई तो आय भी बढ़ गया, आय बढ़ा तो जीवन स्तर भी सुधर गया। आज ये भी खुश हैं और इनका परिवार भी खुशहाल है। मैं कर्मा महतो ग्राम पैका के निवासी हूँ। मेरा जन्म सन 1946 में हुआ है और पढ़ने के बाद में मुझे कृषि पर ही ज़्यादा मन लगा। के बाद से मैं खेती पर जुड़ा हुआ हूँ और अपने बाल बच्चों को भी ज़्यादातर खेती पर ही लगाए हैं और गांव वालों को भी लोग हम यही संदेश देते हैं कि खेती उत्तम खेती मध्यम दान। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2,300 रुपए से 2,400 रुपए, चावल मध्यम 2,550 रुपए से 2,625 रुपए, चावल उत्तम 3,500 रुपए से 3,600 रुपए, गेहूं 1,550 रुपए से 1,650 रुपए, चना 3,350 रुपए से 3,450 रुपए, दाल अरहर 5,550 रुपए से 6,400 रुपए, दाल मसूर 4,800 रुपए से 5,000 रुपए, दाल चना 4,200 रुपए से 4,300 रुपए, सरसों तेल 8,500 रुपए से 9,000 रुपए, चीनी 3,400 रुपए से 3,450 रुपए, आलू 1,100 रुपए से 1,300 रुपए और प्याज 1,300 रुपए से 1,400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। आगे अभी बहुत कुछ बताएंगे। आज एकदम पूरा बताने के मूड में है केतकी भौजी, लेकिन हम जो आगे बताएं उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हाँ। तो अब जानकारियों का सिलसिला शुरू करें। एकदम सिलसिला शुरू किया जाए। निश्चित है कि बरसात की शुरुआत हो चुकी है। झमाझम बारिश भी हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम बात करते हैं कुछ बरसाती मौसम में सब्जियों में लगने वाले रोग, उसकी पहचान और उसके निदान के बारे में। माने कि जो किसान भाई बरसाती सब्जी का खेती कर रहे हैं, बिल्कुल, तो उसमें जो रोग होता है, बिल्कुल, उसको कैसे पहचाने। हाँ, उसके लक्षण को, माने क्या उसके लक्षण है, वो देखेंगे तो जान जाएंगे कौन सा रोग है और क्या उसका निदान है। तो आइए किसान भाइयों, इसी विषय पर हम जानकारी लेते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुदर्शन मौर्य। नमस्कार, कृषि दर्शन प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
आज हम कृषि विज्ञान शोध केंद्र पलांडू में मौजूद है। जैसा कि किसान भाइयों, हमारे देश में भी मानसून दस्तक दे चुकी है और बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। तो ऑब्वियसली जो आप लोग सब्जी लगाए होंगे उसमें बहुत सारी बरसात के समय में जो बीमारी होती है उसके बारे में ही आज हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद है। डॉक्टर साहब, ये जो बरसाती सब्जियां होती है उसमें किस तरह के कौन कौन से बीमारी लगते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल किया कि बरसात के दिनों में हमारी सब्जियों में किस किस तरह की बीमारियां लगती हैं। देखिए, बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि जब बारिश होती है तो आसपास जो है नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। तो इस समय जो है सब्जियों की फसलों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जैसे हम बारी बारी से हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे हमारे पास इस समय खेतों में जो है करेले लगे होते हैं, नेनुआ लगा होता है, खीरा लगा होता है, परवल लगे होते हैं, बोदी लगे होते हैं। तो ये इन सब तरह की जो है सब्जियां हमारे खेतों में लगी होती हैं। इन सब्जियों में जो है विभिन्न तरह की बीमारियां होती हैं। मुख्य तौर पे जैसे हम करेले की बात यदि करते हैं तो करेले में एक बहुत ही प्रमुख बीमारी लगती है डाउनी मिल्ड्यू। इससे पत्तियां जो है हल्का पीला रंग लेने लगती हैं, छोटे छोटे जो है चकत्ते जो है पीले रंग के दिखाई पड़ते हैं पत्तियों के ऊपर, और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि जो है पत्तियां जो है झड़ने लगती हैं। और ऐसे पौधे में जब पत्तियां पीली होने लगती हैं तो पौधे जो है फल देना कम कर देते हैं। तो ये जो बीमारी प्रमुख रूप से जो आपकी करेले की है, इस बीमारी के यदि लक्षण आपको खेत में दिखाई देते हैं तो तुरंत जो है डायथेन M45 की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें कि डायथेन M45 ले लें और उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें। इसके अलावा जैसे हमारा जो है मतलब खीरा लगा हुआ होता है या करेला लगा होता है, पॉइंटेड गार्ड लगा होता है, तो बरसात के दिनों में कई तरह की बीमारियां जो है तब मिट्टी से भी आती हैं। जैसे स्क्लोसियल राट होता है, वाइट राट की तरह होता है। इसके जो जड़ होते हैं, जड़ के पास जो है सफ़ेद सफ़ेद जो है फंगस उगाते हैं और पौधे की जड़ को सड़ा देते हैं। तो इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए आपको ध्यान में देना है कि जो है बरसात के दिनों में जब भी आप पौधे को लगाएं तो जो है आप मेड़ों पे लगाएं। यदि आप मेड़ों पे नहीं लगाए हैं तो बरसात आने वाली है, आने से पहले ही उसको जो है मेड़ बना दें, जिससे कि उसके जो है जड़ों के पास जो पानी इकट्ठा न हो पाए। और यदि आपकी जो फसल में आप देखेंगे प्रमुख रूप से जैसे करेले, हम नेनुआ की बात करें तो नेनुआ के फलों में आप देखेंगे कि फल आपका जो है टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है और नीचे जो है काले काले जो है धब्बे पड़ जाते हैं या चकत्ते टाइप के या सूख के जो एकदम पूरा काले रंग हो जाते हैं। इसको बोलते हैं एंथ्रेक्नोज। ये भी जो है बरसात के दिनों में प्रमुख रूप से जो बीमारियां होती है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह की बीमारी यदि आपके खेत में दिखाई देती है तो इसके लिए जो है ब्लू कॉपर का छिड़काव करें। ब्लू कॉपर आप जानते हैं बाज़ार में जो है ब्लाइटक्स 50 के नाम से भी उपलब्ध है। इसको 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें तो ये जो है एंथ्रेक्नोज वाली बीमारी भी खत्म हो जाएगी। यदि दवा उपलब्ध नहीं है तो आप एंट्राकोल ले लीजिए। एंट्राकोल जो है 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें। इसके अलावा हम जैसे परवल हम लोग के खेत में बरसात के दिनों में होता है, बोदी होता है। अब जैसे बोदी में एक प्रमुख रूप से जो बीमारी आती है, आप देखेंगे कि पौधा आपका जो है सूखने लगता है। शुरू में जो पत्तियां जो है झुक जाती हैं और धीरे धीरे जो है पौधे उसके सूख के एकदम पूरे पौधे की पत्तियां जो उस पेड़ में ही लगी रहती हैं। ये बीमारी होती है फ्यूजेरियम राट होता है। इसमें होता क्या है कि पूरा का पूरा पौधा आपका जो है सूख जाता है। इसमें जो प्रमुख रूप से फफूंद होता है वो जड़ से जो है तब आता है, जिसका नाम है फ्यूजेरियम। ये बीमारी जो है नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जब हम पौधे को लगाएं तो ट्राइकोडर्मा से ट्रीटमेंट कर लें। यदि मान लीजिए ट्राइकोडर्मा से नहीं ट्रीटमेंट किए, पौधा लगा चुके हैं, पौधा आपके खेत में है, तो इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए पौधे की जड़ों के पास आप जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लू कॉपर का घोल बना लें और उसको हर पौधे के जड़ों के पास आप देते जाएँ। ये तरीका है। यदि यह उपलब्ध नहीं है तो आप जो है बाविस्टीन ले लीजिए, इसका छिड़काव कर दें। सिस्टमिक फंजीसाइड है, पूरे पौधे में फैल जाएगा, जिससे कि जो बीमारियां आने का जो आसार होते हैं वो बंद हो जाते हैं। बरसात के मौसम में तो पानी लगा हुआ रहता है जड़ में और सब्जी के फसल के जड़ में पानी, तो क्या इसको पानी निकालने के बाद ये कीटनाशक का प्रयोग किया जाए कि पानी रहे उसी समय ही किया जाए? देखिए, जनरली जब भी हम लोग जो है बरसात की सब्जियों की बात करते हैं तो इसमें जो है ड्रेनेज फैसिलिटी बहुत ही मायने रखता है। जैसे होता क्या है कि हम जब भी खेती करते हैं तो ऊपर वाले खेतों में जो सब्जियों की खेती करते हैं, इसलिए करते हैं कि बरसात का जो पानी है वो आसानी से खेत से बाहर निकल जाए। तो इस स्थिति में किसान भाइयों को चाहिए, यदि मान लीजिए आपने नीचे की ज़मीन में जो है सब्जियों की खेती करी है तो खेत में
जो जल की निकासी की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। जल की निकासी की व्यवस्था यदि अच्छी है तो आपकी सब्जी की फसल भी अच्छी होगी। और रही बात दवा का छिड़काव करना, तो दवा का छिड़काव यदि बरसात के दिनों में यदि हम करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा स्टिकर का इस्तेमाल करें। जैसे हम यदि कोई भी दवा आप छिड़कने जा रहे हैं तो आप जो है शैम्पू ले लीजिए या सर्फ ले लीजिए, उसको दवा मिला के तब जो है दवा का छिड़काव करें। यदि यह दवा उपलब्ध नहीं है तो बाज़ार में भी बहुत सारे स्टिकर उपलब्ध हैं, उसको आप ले सकते हैं। और किसान भाई चाहे तो घरों में बना सकते हैं। घरों में बनाने का तरीका क्या आप जानते हैं? हम लोग के आसपास जो है बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे के जो है तने के ऊपर बहुत सारे गम्स निकले हुए रहते हैं, गोद जिसको बोलते हैं, उसको आप ले लीजिए। या बाज़ार में भी जो है गोद के नाम से बाज़ार में सूखे गोद मिलते हैं, उसको ले लीजिए 100 ग्राम या 50 ग्राम। उसको जो है जितना जो ग्राम है उसका जस्ट दूना, यानी 200 ग्राम, 100 ग्राम है तो 200 से 300 ग्राम पानी में उसको जो है हल्का सा गर्म कर लें। तो इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा जो है गोद जो है उसमें घुल जाएगा। और उसको जब दवा के साथ मिला के छिड़केंगे तो दवा जो है पत्ती के साथ चिपकती है और दवा बारिश होने के बाद भी नहीं धुलती है। इससे क्या होता है कि दवा का असर जो है पौधे पे बहुत ही अच्छे ढंग से होता है और जो भी बीमारियां होती हैं वो नियंत्रित हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार किसान भाइयों ने। वाकई सुदर्शन मौर्य जी ने तो बहुत अच्छी जानकारी दी। तो हमेशा अच्छी जानकारी देते हैं, आगे भी एक और अच्छी जानकारी जल बचाओ जीवन बचाओ के ऊपर में है। ये एक छोटा सा संदेश, आइए देखते हैं। टपक टप टप 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 टपक टप टप। ये टपक टप टप क्या है? ये है किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का आसान उपाय। कैसे? पानी की एक एक बूंद बचाइए, फसलों की सिंचाई के लिए टपकन विधि और स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाइए, यानी कि टपक टप टप से खेतों में हरियाली लाइए और जीवन में खुशहाली। टपक टप टप? हाँ भाई हाँ, ये है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। इसमें 50% तक पानी के साथ साथ उर्वरकों की बचत होती है। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। एक कमाल और, वो क्या? इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी मुहैया कराया जा रहा है, साथ में ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब समझ में आया टपक टप टप। ये संदेश भी आपने देखा। अब संदेश के बाद आज दूसरी जानकारी हम अपने किसान भाई बहनों को क्या देने वाले? इस बार हम पशुपालक बंधुओं के लिए एक विषय की जानकारी लेकर के आए हैं कि चूँकि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, तो जब बारिश होती है तो इससे जुड़े हुए कई तरह के ऐसे पहलू होते हैं जिससे हमारे पशुओं को तरह तरह के रोग बीमारियां हो सकती हैं। तो जो पशुपालक भाई दुधारू पशु पाल रहे हैं, या गाय हो या भैंस हो, बिल्कुल, तो उनमें जो रोग लगता है, तो रोग है रोग, सरा रोग, बहुत सारे इस तरह के रोग होते हैं। लंगड़ा और सर्रा रोग हो तो क्या उसका निदान हो, क्या उसका बचाव हो, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ M.K. गुप्ता जी। हमारे जो भी किसान भाई जो पशुओं की देखभाल कर रहे हैं, पशुओं की अपने पास रखे हुए हैं, उनके लिए आज हम खास जानकारी लेकर आए हैं कि उनके पशुओं में बरसात के मौसम में, खास करके बरसात के मौसम में डकहा और लंगड़ा रोग हो जाते हैं। जिसकी अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर M.K. गुप्ता सर। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ये जो पशुओं में डकहा और लंगड़ा रोग होते हैं, ये क्या है, कैसे रोग हैं? डकहा और लंगड़ा ये दो बहुत महत्वपूर्ण रोग हैं पशुओं के, और ये जीवाणु जनित रोग हैं, बैक्टीरिया से होते हैं और बरसात के मौसम में ज़्यादा होते हैं। और ये दोनों ही रोग जानलेवा रोग हैं। अगर एक बार हो गया तो फिर उसका इलाज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इस रोग से हमारे पशुपालक भाइयों को बहुत सावधान रहना चाहिए और उसके बचाने के हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई कैसे जाने क्या लक्षण होते हैं इन बीमारियों के? जी हाँ, जो लंगड़ा रोग होता है, जैसा कि नाम है, उसमें जानवर में लंगड़ापन आ जाता है और ये ज़्यादातर कम उम्र के जानवरों में होता है और जो ज़्यादा अच्छे और हेल्दी होते हैं उनमें होता है। और इसमें आप देखेंगे हमारे किसान भाई कि उनका जो पिछला पैर होता है, उसके जो मांसपेशी है उसमें बहुत सूजन आ जाता है और उसमें दर्द हो जाता है, वो बहुत कड़ा हो जाता है और दबाने से उसमें पड़पड़ाहट की आवाज़ आती है। इसीलिए उसको पड़पड़िया रोग भी कई बार कहा जाता है। और इसमें तेज़ बुखार होती है और अगर नहीं इलाज हो पाया समय पे तो फिर उसमें मृत्यु हो जाने की संभावना रहती है। इसके अलावा जो एंथ्रेक्स रोग है, जिसे डकहा कहते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है और इसमें कुछ भी लक्षण नहीं हो सकता है। और आप देखेंगे कि जानवर मरा हुआ मिला, रात में जानवर मरा हुआ मिला
तो ऐसा होता है, इसमें कोई लक्षण नहीं रहेगा। और ये ऐसा रोग है जो कि दोनों ही रोग जो कि एक जानवर से दूसरे जानवर में बड़ी तेज़ी से फैलती हैं, तो इसीलिए इन दोनों से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो हमारे किसान भाई क्या करें, इस बीमारियों का क्या निदान है हमारे किसान भाइयों को बताइए। जैसा मैंने बताया कि लक्षण के बारे में जानना ज़रूरी है। तो एक तो हुआ कि पैर में लंगड़ाहट रहेगा, पड़पड़िया रोग है, मतलब कि दबाने से अगर उसमें आवाज़ आएगी तो आप सावधान हो जाइए कि इसमें लंगड़ा रोग हो सकता है। और अगर जानवर अचानक मरा हुआ मिला, उसका पेट फूल गया है, नाक से रक्त स्राव हो रहा है, पैखाना के रास्ते से अगर खून निकल रहा है, तो ये बहुत ही उपयोगी लक्षण है एंथ्रेक्स रोग के। तो अगर ये दोनों लक्षण मिल रहा है तो आपको तुरंत जो निकट के पशु चिकित्सक हैं उनको आपको ये जानकारी दे देनी पड़ेगी कि मेरे यहाँ ऐसा हुआ, ताकि वो आ करके वहाँ से सैंपल कलेक्ट करें और उसके फिर लेबोरेटरी में जो है प्रयोगशाला में जा करके उसको निर्धारित करेंगे कि ये किस रोग से हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो एंथ्रेक्स रोग है उसमें पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। हमारे किसान भाइयों को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो आप उसको ये नहीं हो कि किसी व्यक्ति को आपने उसको बेच दिया कि चलिए इसको तुम डिस्पोज ऑफ कर दो। तो इस तरह से उसमें बड़ी सतर्क रहना है कि अगर एंथ्रेक्स है तो उसको ठीक ढंग से हमें उसको गाड़ना भी है और उसका कोई भी जो स्त्राव है वो बाहर नहीं पड़ा रह जाना चाहिए और पोस्टमार्टम नहीं होता है। तो इन सब की जानकारी पशु चिकित्सक ही दे पाएंगे और इसके लिए तुरंत निकट के पशु चिकित्सक से हमारे किसान भाइयों को सलाह लेना चाहिए। तो हमारे किसान भाइयों को कौन सी सावधानियां बरतनी होगी जैसे कि फैलने से बचने के लिए? नहीं, सबसे उपयोगी बात तो ये है कि ये बीमारी हो ही ना, क्योंकि अगर ये एक बार हो जाता है तब तो फिर बचा पाना बिल्कुल असंभव सी बात है। इसमें वो बहुत समय नहीं मिल पाता है और क्योंकि ये जो विष निकलता है बैक्टीरिया से उसके द्वारा होता है, टॉक्सिन के द्वारा होता है, तो इससे बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगा हमारे किसान भाइयों के लिए कि वे इसका वैक्सीनेशन, टीकाकरण करवाएं। इसका टीकाकरण उपलब्ध है इन दोनों बीमारियों का और बाज़ार में भी उपलब्ध है और सरकार द्वारा भी दिया जाता है टीकाकरण। तो बिना चूके हुए, क्योंकि अब बरसात का मौसम आने वाला है और यही सही समय है कि अभी से टीकाकरण करवा लें ताकि साल भर इस बीमारी से वे बचे रहें, तो ये सबसे अच्छा रहेगा। और डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि डकहा में पोस्टमार्टम नहीं होता है या किसी को आप ना दें, तो अगर जानवर की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में हमारे किसान भाई क्या करें? जी, जानवर की मृत्यु होगी तो जैसा मैंने कहा कि वो हमेशा अचानक मृत्यु होगी और उसके नाक से, मुंह से, चाहे पैखाना के रास्ते से खून निकलेगा। तो वैसे स्थिति में मान लीजिए आपके पास कोई साधन नहीं है तो कम से कम 8 फीट गड्ढा खोद करके और उसमें जानवर को डाल करके और उसके जितने भी स्राव निकले हैं उसको भी उसमें मिट्टी के अंदर गाड़ देना होगा और साथ में उपयुक्त मात्रा में नमक, 1 बोरा नमक और चूना डाल करके उसको बंद करना होगा। ऐसा करने से ये फ़ायदा होगा कि आसपास के पशुओं में ये रोग नहीं फैलेगा। और जहाँ तक टीकाकरण की मैंने बात बताई तो किसान भाई ये ना सोचे कि हमने अपने घर का टीकाकरण करवा लिया तो मेरा काम हो गया। इसमें आपको सारे किसानों को सलाह देना होगा, जितने भी उस गांव में जानवर हैं सभी का टीकाकरण करवा लें। 75% से ऊपर जो पॉपुलेशन है जानवर का वो टीकाकरण उसका हो जाना चाहिए, तभी समझिए कि वो एरिया सुरक्षित हुआ। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि सारे के सारे पशुओं का टीकाकरण हो जाए। टीकाकरण कोई बहुत महंगा वो नहीं है, इसको आप आसानी से कम दरों में कर सकते हैं और सरकार की ओर से तो बिल्कुल 1 रुपये में या बहुत ही कम सस्ते दरों पे ये टीकाकरण कराया जाता है। तो जो भी हमारे किसान भाई अगर टीकाकरण लेना चाहते हो डॉक्टर साहब, तो वो कहाँ जाए, वो कहाँ से टीकाकरण करवा सकते हैं? बिल्कुल, टीकाकरण के लिए हमारे किसान भाई जो पशु चिकित्सालय हैं उनके क्षेत्र में जहाँ भी पशु चिकित्सालय हैं वहाँ पे ज़रूर पशु चिकित्सक उपलब्ध रहते हैं और सरकार का स्कीम भी चल रहा है पशुपालन विभाग द्वारा। तो वहाँ जाकर के आप रिपोर्ट करें ताकि वो अगर मटेरियल कलेक्ट करना हो तो उससे वो प्रयोगशाला में भेज करके उसका कंफर्मेशन भी करा सकते हैं कि बीमारी है कि नहीं है। तो या तो पशु चिकित्सक से सलाह लें या पशु चिकित्सालय में जा करके और जानकारी दें, वो तुरंत उनका काम हो जाएगा वहाँ पे। और ऐसी कोई जानकारी जो छूट गई हो जो आप बताना चाहते हो या कोई सावधानी जो हमारे किसान भाई को रखनी चाहिए डकहा और लंगड़ा रोग के लिए? हाँ, इन रोग के अलावा ये तो मैंने बताया, एक HS एक गला घोटू बीमारी होती है और ज़्यादातर लंगड़ा और गला घोटू का टीकाकरण एक साथ होता है। तो उसमें भी क्या होता है, वो भी बरसात के मौसम में होता है
और सबसे बड़ी बात है कि सफाई रखें हमारे किसान भाई। अगर सफाई रखेंगे तो ये सब बीमारियां नहीं होंगी। फिनाइल से गोहाल को धो दें, किसी तरह की गंदगी वहाँ पे नहीं रहनी चाहिए। बरसात में सफाई रख पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मेरे सलाह रहेगा हमारे किसान भाइयों से कि अतिरिक्त मेहनत करके और बिल्कुल गोहाल को साफ़ रखें, कीचड़ में गाय को ना बांधें और टीकाकरण जरूर करवा लें। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी इस रोगों के बारे में, उसके समाधान के बारे में, उसकी समस्या के बारे में बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, हम लोग बरसाती सब्जी के बारे में भी जाने और पशुओं में होने वाले रोग के बारे में भी आज जानकारी दी है हमारे किसान भाई बहनों को। तो हमें उम्मीद है कि किसान भाइयों आपको ये आज का अंक हमारा अच्छा लगा होगा और हमारे विशेषज्ञों ने जो आज बात बताई निश्चित ही उससे लाभान्वित होंगे हमारे किसान भाई बहन। तो आप अब बगैर देर किए हुए कागज़ कलम उठाइए और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। पता तो आपने नोट कर लिया है किसान भाई बहनों, लेकिन हमें खत अवश्य लिखिएगा। कृषि संबंधी किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो या सुझाव देना हो, आप हमें खत लिखेंगे, तभी हम आपकी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान करवा पाएंगे। क्यों मंगरा? हाँ बिल्कुल। और इसी के साथ केतकी भौजी को, मंगरा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।